कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो गिवन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हैं? इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम अवेयर हो जाएं कि अभी जो हमको एग्जाम देना है वो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चलता है और चैप्टर का वेटेज पता चलता है कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, हमको कहाँ कौन कौन से ईयर के क्वेश्चन करने हैं। 24 का करना है जो पिछले साल हुआ था, 23 का करना है, 22 का करना है, 21 का करना है, 20 का करना है और 19 का करना है। हमने कुछ क्वेश्चन नोट कर रखे हैं 24 और 23 में जो ये आए थे, इनको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का बेसिक क्या है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर लीनियर इक्वेशन कोई एक इक्वेशन है, लेकिन जो हम इस पे वर्किंग करेंगे वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे करेंगे। दो इक्वेशंस होंगी, दो लाइनें होंगी, उन पे हम स्टडी करेंगे, उन पे हम चर्चा करेंगे, उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन कैसे होती है बेटा? जैसे 2x है प्लस 3y है इक्वल टू 5। मान लो कोई इक्वेशन ये है और ये 3x है प्लस 2y है इक्वल टू 4। ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब ठीक बेटा, ये 2x प्लस 3y प्लस 5, इस पहली इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 3y प्लस -5 इक्वल टू 0। और ये जो फॉर्म है बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है किसी लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट हमारा -5 है। तो जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। ये दो इक्वेशन है। तो हम पहली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को a1, y के कोफिशिएंट को b1 और c जो है कांस्टेंट है उसको हम c1 एज्यूम कर लेते हैं। तो दो लाइनें हैं तो हम उसको ऐसे एज्यूम करते हैं बेटा, क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक बेटा, और दूसरी लाइन को x के कोफिशिएंट को a2 मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है बेटा कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, ये a2 मान लिया है और y के कोफिशिएंट को b2 मान लिया, ये c2 मान लिया। अब देखो ये क्या है बेटा? जनरली दो लाइन को प्रेजेंट करती है, हम लोग ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं ना y की डिफरेंट वैल्यू लेकर के। जैसे मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी? मान लीजिए फर्स्ट है, इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं बेटा? 3y इक्वल टू 2x उधर चला जाएगा -2x प्लस 5। ठीक है, फिर y इक्वल टू -2x प्लस 5 अपॉन 3। ठीक है, x की डिफरेंट वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, x की डिफरेंट वैल्यू ले लेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग y निकाल लेंगे बेटा। ठीक है, तो x और y के जो हमको पेयर बनेंगे, x और y की जो वैल्यूज आएंगी उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करके एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं बेटा? ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये लाइनों का नेचर क्या होगा? ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी क्या? ये लाइनें एक दूसरे को पैरेलल होंगी या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगी, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगी, एक ही लाइनें होंगी। तो इसके लिए एक जनरल स्टडी है जो आपको एक नंबर जरूर देगा, कभी हेल्प कर सकता है अगले क्वेश्चन के लिए भी। ये हमको आना चाहिए, जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, इसको ध्यान से देख लो बेटा। ये दो इक्वेशन ऐसी हैं जिनके जो इस फॉर्म की है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देन इफ ये इनके कोफिशिएंट, किसका? x का कोफिशिएंट पहली लाइन का और दूसरी लाइन का x का कोफिशिएंट का रेशियो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी और एक सॉल्यूशन आ जाएगा। कितना सॉल्यूशन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा बेटा। यूनिक सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा, एक ही होगा। ठीक है, कब? जब a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल ना हो।
बात समझ रहा है। और ये एक सोल्यूशन है, इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं, वन सोल्यूशन होगा। और ये लाइन जो है कंसिस्टेंट होंगी, कभी कभी हमको कंसिस्टेंट भी पूछता है, तो कंसिस्टेंट कब है, कंसिस्टेंट तब होता है जब एक सोल्यूशन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, या कॉन्साइड कर जाए लाइनें एक दूसरे पे चढ़ जाए। कॉन्साइड करने मतलब दोनों लाइनें एक ही हैं, दोनों लाइनें एक ही हैं, तब भी एक कंसिस्टेंट होती है दोनों इक्वेशन। अब दोनों लाइनें एक कब होती हैं, जब तीनों ये a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जब तीनों हो तब लाइनें बेटा एक ही हैं, दो अलग अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन है, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे कोइंसाइड कर जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी तो इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वन सॉल्यूशन होता है, और कई पॉइंट को टच करेगा तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे बेटा, हैं क्या होंगे, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। कब, जब कोइंसाइड करेगी, कोइंसाइड कब करेगी, जब तीनों के तीनों दो कोफिशिएंट और तीसरा कांस्टेंट का रेशियो इक्वल हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये लाइनें क्या हो जाएंगी, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे और कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। और क्या होता है, जब x का कोफिशिएंट a1 और a2 का रेशियो इक्वल हो b1 और b2 से, और c1 और c2 इक्वल ना हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये लाइनें कैसी होती है, पैरेलल होती है बेटा, कैसी लाइनें होती है, पैरेलल, और पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, ये ऐसे जा रही है दोनों लाइनें एक दूसरे को सटेंगी नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, c1 पे हम चर्चा नहीं करेंगे, ये पहला हमारा का रेशियो, ये रेशियो a1/a2 का b1/b2 से इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी लाइनें दोनों, और यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट मतलब एक पॉइंट पे काटेंगे एक दूसरे को, तो एक ही सॉल्यूशन होगा। और ये तीनों इक्वल हैं तो इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन होगा, क्यों, एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगी। और यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो एक पैरेलल लाइन होगी और इनकंसिस्टेंट होगी। तो इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और नेचर की इंटरसेक्ट होगा, वन सॉल्यूशन होगा, कि कोइंसाइड होगी, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन होगा, कि नो सॉल्यूशन होगा। इसमें से एक दो क्वेश्चन आएंगे बेटा, और इसको यदि आपने प्यार से समझ लिया है तो आपको पड़ोस से पूछना नहीं पड़ेगा, अगल बगल झांकना नहीं पड़ेगा। और हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा 80 में 80 अचीव करना, तो उसमें हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। तो ये तो हो गया बेसिक, कुछ क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसी बेस पे है बेटा जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, ऐसे इस बेस पे कम से कम 15 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आगे भी लगेगा हमारा, बड़े क्वेश्चनों में भी लगेगा बाबू, ठीक है। तो क्या करें, करते हैं बेटा, हाँ ठीक है। ये 24 में आया था, है? और ये ऑप्शनल है, तो हो सकता है सेक्शन ए का क्वेश्चन हो, सेक्शन ए का हो गई, तो हम लोग कैसे करते हैं, सैंपल पेपर में हम लोग सीख लिए कि शुरुआत करेंगे, तो मान लो सेक्शन ए का पेपर है, तो क्वेश्चन है तो सेक्शन ए लिख लेंगे टॉप पेज पे, ठीक है। उसके बाद आंसर 1 लिख लिया, ठीक है। ये हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं सीबीएसई सैंपल पेपर से कि कैसे हमको कॉपी को प्रेजेंट करना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कहता कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना है, सॉल्यूशन का नेचर बताना है, तो हम बता लेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, गिवन, और थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी समय। अब गिवन अगर नहीं लिखेंगे, यदि हमको ऑप्शन है तो हम शॉर्टकट में करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। समय के हिसाब से, यदि समय आपने अपने ऐसा मैनेज किया कि आप लिख सकते हैं तो लिख लेना, लेकिन बेटा ये कह के लाना है कि हमको आता था और हम कर नहीं पाए। समय का टाइम मैनेजमेंट आपको अभी प्री बोर्ड में करना है, यदि आपने प्री बोर्ड में समय के अंदर सारे क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट सही है। यदि नहीं कर पाए, क्वेश्चन छूटे, तो अगला जो प्री बोर्ड होगा उसमें न छूटने पाए कोई क्वेश्चन, ठीक है। घर में आप बैठिए, ठीक है, टाइम देखते हुए सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए, तो सैंपल पेपर को तय सीमा में ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्या गिवन है, x + 2y
प्लस 5 इक्वल टू 0। ये तो हमारा जनरल फॉर्म हो गया बेटा, ठीक है। एंड -3x इक्वल टू 6y - 1, इसको जनरल फॉर्म में ले आते हैं। -3x तो इधर है ये बेटा, -6y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको इधर ले आया तो माइनस हो गया, ये माइनस था, इधर प्लस आ गया। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ax प्लस by प्लस c, ठीक है। उस फॉर्म का भी इसको लिख लेते हैं, r -3 इंटू एक्स प्लस -6 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या बेटा, ठीक है। क्यों, बस ये हो गई। हाँ, ये दो इक्वेशन हो गए। अब a1 अपान a2 देखो, नाउ a1 अपान a2, और थोड़ा सा वर्किंग करना जरूर, डायरेक्ट इमेजिन ना करना, मन में ना करना, नहीं तो कैलकुलेशन प्रॉपर इमेजिन नहीं होता है, इसलिए गलत होने के चांसेस जाते हैं। इसका कोएफिशिएंट कितना था, 1 अपान -3। तो इसको आप मान लो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में माइनस का हेल्प चले तो चलेगा, पूरा रिजल्ट हमारा -1 अपान 3 आएगा। यदि यहाँ है तो भी हम यहाँ लगा लेंगे, न्यूमरेटर में होता माइनस तब भी हम यहाँ लगा देते। a1 अपान a2 ये आ गया, और b1 अपान b2 क्या हो जाएगा, b1 अपान b2 ये क्या था, 2 अपान -6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3, ये इसमें सेंटर में ले आओ, -1 अपान 3, ठीक है। और c1 अपान c2 भी लगे, हाँ देख लो बेटा, क्या बेटा, c1 अपान c2 इक्वल टू कितना है, यहाँ 5 है और यहाँ क्या बेटा 1 है, 5 अपान 1। तो क्या हो गया, सिंस a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 से कोई मतलब ही नहीं है। अब तो ये क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा था, ये a1 अपान a2 और b1 अपान b2 एक है और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है, तो ये क्या हो जाता है बेटा, कौन सी लाइन हो जाती है, पैरेलल लाइन हो जाती है। कौन सी लाइन हो जाती है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हमारा डी हो गया। बस बेटा इतनी सी बात है, यहाँ हम आंसर लिख देंगे और 1 नंबर हमारा हो गया। हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, हमने ये कैलकुलेट किया था कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। हमको हो सकता लग गया, लेकिन आपकी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको नहीं लगेगा। हमको बोलना भी है, हमको समझाना भी है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि हमको ज्यादा टाइम लग जाए। हम अभी बेटा स्वतंत्र हैं, हम लोग अभी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठोगे तो आपको समय के अंदर ही करना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या कहता है, कहता है इफ, इसमें भी गिवन लिखो, गिवन क्या गिवन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। एक ही क्वेश्चन ये होगी, एंड क्या बेटा 4x, क्या 4x माइनस वाई इक्वल टू 17। अब देखो कहता है कि फाइंड x माइनस वाई, x माइनस वाई पता करना है। इसका मतलब हम पहले x पता कर लें, y पता कर लें, फिर माइनस कर देंगे। क्यों, x की वैल्यूज पता करनी है। तो वैल्यूज कैसे पता करते हैं, हम 2 इक्वेशन है, दोनों में 2 टर्म है, तो हम वैल्यूज पता कर सकते हैं। बस एक का कोफिशिएंट एक को एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखो दिख रहा है यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई, तो ये हम दोनों को एडिंग कर लें, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों को प्लस कर दें तो क्या होगा, प्लस वाई और माइनस वाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ बचेगा 6x, क्या 6x, और ये हो जाएगा 30। तो x इक्वल टू 5, वेरी गुड। अब x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये भी बेटा 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, सब्स्टिट्यूट हो सकता है 2 नंबर का, सब्स्टिट्यूटिंग क्या वैल्यू, क्या बेटा वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन किसमें करना है? चलो फर्स्ट में ही रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट 2x है तो 2 इंटू एक्स किया तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 13। ये हो जाएगा 10 प्लस वाई इक्वल टू 13 और वाई इक्वल टू 13 माइनस 10 और वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो जनरली बच्चे क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे यहाँ x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3 आंसर लिख देंगे। ऐसा नहीं है, क्यों? बच्चों की माइंड सेट होता है कि हमको x और y निकालना है, लेकिन निकालना क्या है? x माइनस y निकालना है। तो देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू x की जगह पे कितना था बेटा? 5 और y की जगह पे 3 इक्वल टू 2। वेरी गुड। ये 2 नंबर का रहा होगा, ऑप्शन तो था नहीं ये 24 में। ठीक है, ऑप्शन तो दिए नहीं है और 24 में ऑप्शन आया था 1 नंबर का, तो ये 1 नंबर का नहीं 2 नंबर का रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें समय 4 मिनट लगने थे, 4 मिनट नहीं लगे। तो आपको टोटलिटी में समय का मैनेज करना है। तो कितना आया बेटा इसका आंसर? इसका आंसर 2 आ गया। वेरी गुड। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या बेटा? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इक्वल टू इतना एंड इतना रिप्रेजेंट 2 लाइंस आर। इस पे भी ऑप्शन है, नेचर बताना है कि ये दोनों लाइनें कैसी हैं। क्या बताना है? ये दोनों लाइनें कैसी हैं। तो गिवन क्या है बेटा? क्यों गिवन क्या है? गिवन है 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 5y प्लस 6। इधर ट्रांसफर कर लो r 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। क्यों? हमको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है, जनरल फॉर्म निकालना है। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा और लिख लो, 2x प्लस माइनस 5 इंटू वाई प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। वेरी गुड, ये हुआ जनरल फॉर्म। ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे माइनस 5 और सी की जगह पे माइनस 6 है। बहुत सुंदर बेटा। और की क्या है इक्वेशन? एंड क्या बेटा? 15y। क्या है बाबू? 15y इक्वल टू 6x माइनस 18। इधर ट्रांसफर करके ले आओ, माइनस 6x पहले लिख लो, प्लस का 15y और प्लस का 18। देखिएगा ना बेटा, कहीं उतारने में कहीं गलत ना हो। माइनस 6 हो गया, ये प्लस का 18 हो गया, ये प्लस का 15 का 5। अब इसको भी जनरल फॉर्म में लिख लो, r माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 15 इंटू वाई प्लस 18 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गई। नेचर बताना है ना बेटा 3 में कैसा होगा। नाउ a1 अपान a2 निकालो। a1 कितना है? a1 है हमारा 2। क्या लिखना पड़ेगा? a1 अपान a2, a1 अपान a2 इक्वल टू 2 अपान माइनस 6 इक्वल टू 1 अपान माइनस 3। ठीक है, ये हो गया ना। और b1 अपान b2, b1 अपान b2 क्या हो जाएगा? माइनस 5 अपान 15। यही है ना, 115। तो 2 1 5 5 5 3 15। तो ये भी हो जाएगा माइनस 1 अपान 3। ये माइनस को बीच में रखो बेटा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। न्यूमरेटर में माइनस है या डिनोमिनेटर, टोटलिटी पे माइनस लग जाएगा। तो जो दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, और c1 अपान c2 देख लेना बेटा। c1 अपान c2 ये क्या है? माइनस 6 अपान 18। वेरी गुड, ये भी माइनस 1 अपान 3 आ गया। ठीक है, तो क्या है बेटा? सिंस a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, देयरफॉर लाइनें हैं, एक ही लाइन है, कोइंसाइड करेगी। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? कोइंसाइडेंट। ये लाइनें क्या हो जाएंगी? कोइंसाइडेंट हो जाएंगी। देयरफॉर
two lines are therefore two lines are क्या coincident. कॉन्साइडेंट कौन सा ऑप्शन सही है आपका? कॉन्साइडेंट कौन सा? सी ऑप्शन सही हो गया। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया। तो हमको नेचर पता करने के लिए एक जनरल फॉर्म का लिखना है, फिर उनके कोफिशिएंट को का रेशियो निकालना है, और रेशियो की स्टडी करके, रेशियो को देख करके, रेशियो को ऑब्जर्व करके हम बता देते हैं कि लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। वेरी गुड। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, 4 क्या कहता है? इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर दे रखे हैं ये एंड ये, ठीक है, has a unique solution x equal to 2 and y equal to 1. सोल्यूशन भी दे रखा है। क्या गिवन है? गिवन x minus y equal to 1 and क्या दे रखा था? x plus ky equal to 5. एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। इसमें x इक्वल टू कितना दे रखा है? 2। x इक्वल टू क्या दे रखा है? 2 एंड y इक्वल टू दे रखा है y इक्वल टू 1। ये पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, तो आसान है क्वेश्चन। क्या करेंगे? x की वैल्यू और y की वैल्यू सेकंड में रख देंगे। फर्स्ट का कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखें? सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है ये जो है 2 नंबर का हो सकता है बेटा। कोई बात नहीं, जितने भी नंबर का हम कैलकुलेट कर लेंगे, उस हिसाब से समय देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, x की जगह हमको क्या लिखना है? 2 प्लस k की जगह पे k हमको पता करना है, y की जगह पे 1 और इक्वल टू 5। तो 2 उधर ट्रांसफर कर देंगे, r k इक्वल टू 5 माइनस 2 r k इक्वल टू 3। बस यही इतनी सी बात है। कितनी सी बात है कि k की वैल्यू हमारी 3 आ गई। वेरी गुड। ठीक है, चेक कर लो। k की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो 3 हो गया, ये 2 मिलकर 5 हो गया। इसका हमारी वर्किंग सही है। ठीक है, अब ये ला फिफ्थ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन और कर लेते हैं। फिफ्थ क्या बता रहा है? क्या बेटा, फिफ्थ क्या बता रहा है? कहता है द पेयर, क्या कहता है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना has unique solution, exactly 2 solution, infinitely many solution, no solution. वेरी गुड। नेचर पूछ रहा है, हम बता देंगे। तो क्या गिवन है? क्या गिवन है बता? पहली इक्वेशन क्या है? x plus 2y plus 5 equal to 0. x plus 2y plus 5 equal to 0. एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई, x plus 2y plus 5 equal to 0। और दूसरी इक्वेशन है -3x, क्या था? -3x और -6y plus 1 equal to 0। ठीक है, चाहो तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, -3 into x plus -6 into y plus 1 equal to 0। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ a1 upon a2
इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-3, और इसको हम सेंटर में ले आते हैं, -1/3, एंड b1/b2 क्या हो जाएगा बेटा, b1 है हमारा 2/-6, ये भी सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/3 आ जाएगा, और c1/c2 5/1, अब देखो क्या है, ये तो दोनों इक्वल है, इन अबव क्या बेटा, a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल लाइन होगी, कोएफिशिएंट इनके का रेशियो इक्वल है, तो इनका स्लोप इक्वल है, ठीक है, और कोएफिशिएंट इक्वल है तो इसका स्लोप आप लेवल से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, इनके कोएफिशिएंट इक्वल है, किसके, x और x का कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल के फॉर्म पर रखा है, पैरेलल होती तो नो सॉल्यूशन होता है बेटा, तो ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो therefore lines are parallel, lines are parallel, thus no solution, पैरेलल है तो कटेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन कहां से आएगा, नो सॉल्यूशन। वेरी गुड, ये आपने कर लिया है, कहां तक, 5th क्वेश्चन कर लिया, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो बाबू। हम लोगों ने बेटा अगले इस सीक्वेंस में अगले क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, कौन सा सीक्वेंस चल रहा है हम लोग का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, किस चैप्टर से कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। 2023 में ये क्वेश्चन आया था, क्या कह रहा था कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, पेयर है इक्वेशंस का, x = 5 एंड y = 7, ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखो क्या कर रहा है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने का क्या मतलब, x और y की वैल्यू निकालनी, और x और y की वैल्यू तो दे रखा है, क्यों, ये तो अच्छी बात है, तो ये क्या हो जाएगा, जो सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन आएगा वो x = 5 या y = 7 ही आएगा, या समझ लो जो लाइन आप दोनों लाइन को आप सॉल्व करोगे, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा उसका एक्सिस 5 होगा और ऑर्डिनेट 0 होगा। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सॉल्व ग्राफिकली, तो ग्राफिकली सॉल्व कर देते हैं बेटा, कैसे करें, हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया बेटा, ठीक है, इसको x डैश लिख लिया, और एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया, ये y डैश लिख लिया, ये 0 हो गया, ग्राफ पे हम इसको ड्रा करेंगे, ग्राफ पेपर हमको मिलेगा एग्जाम में, उस पे हम ड्रा कर लेंगे, x डैश और y डैश, ठीक बेटा। फिर कहता है x = 5, तो हम 5 यूनिट ले लेंगे इस पे बेटा, 1 2 3 4 5, और एक x = 5 क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, क्यों बेटा, यही होगा ना, जो हर जगह इसमें 5 है, ये लाइन क्या बताता है, ये लाइन बताता है x = 5, कहीं भी मेजर कर लो, तो देखो इस तरीके की ये लाइन बनाना हो तो हम x = 5 कर रहा है, तो हम x पे 5 यूनिट ले लेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे, तो जो ये लाइन है ना बेटा, मान लो लाइन है AB, तो ये क्या है, x = 5 है, फिर कहता है y = 7, ठीक है, तो y = 7 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हम कहां मेजर करेंगे, ये ग्राफ पे जो हमारी वो लाइन है, कौन सी लाइन, 1 सेंटीमीटर वाली, जो बड़ा ग्रुप है, बड़ा स्क्वायर है, उसको हम 1 यूनिट मान लेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, तो जो ये लाइन है देखो बेटा, ये क्या बताता है, ये बताता है x = 5
और ये बताता है y इक्वल टू 7। क्या बताता है बेटा? y इक्वल टू 7। तो जो ये पॉइंट हुआ, ये AB थी लाइन हमारी, और ये इसको मान लो CD, ठीक है। तो ये जो लाइन है CD और AB का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है? यहाँ कितना गया था 5, और ऊपर कितना जाना पड़ा था 7, ये 5, 7, ठीक है। तो बस क्या लिख देंगे? इट इज क्लियर बाय अबव ग्राफ। क्या लिखेंगे? ये ऑप्शनल नहीं है, इट इज क्लियर। एक ही नंबर का रहा होगा बेटा, इट इज क्लियर बाय, या हो सकता 2 नंबर कराओ, चांस की बात है। इट इज क्लियर बाय अबव, क्या बेटा? अबव ग्राफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख लो, सॉल्व करना, सॉल्यूशन ऑफ गिवन लाइन। सॉल्यूशन में तो हम बेटा एक्स और वाई की वैल्यू ही लिखते हैं, एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू 7। और चाहे लिख दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? 5, 7। वेरी गुड, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कुछ नंबर शेष किया जो 23 में आया था, ठीक है। फिर क्या करना है? आंसर 6 था मेरे, आंसर 6 था। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या है? ये भी कहता है यूजिंग ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली मेथड ही कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमको ग्राफ का सेंस आना चाहिए कि जो लाइन है वो कैसे बनेगी। बहुत लोग घबरा जाएंगे कि यहाँ तो x इक्वल टू 0 दे रखा है, यहाँ x इक्वल टू 5 दे रखा था, यहाँ y इक्वल टू 7 दे रखा। तो कोई बात नहीं, जब इस तरीके से क्वेश्चन हो तो लाइनें क्या होती है? वो पैरेलल लाइंस होती हैं। अब हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7, जो कब आया था? ये भी 23 में ही आया था। क्यों कब आया था बेटा? ये भी 23 में आया था। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूजिंग द ग्राफिकली मेथड फाइंड वेदर पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -3 कंसिस्टेंट आर नॉट। अब देखो, एक तीर से 2 निशाना इसने साधा, ग्राफ का यूज भी करना चाह रहा है हमसे, और कंसिस्टेंट की नॉलेज है हमको कि नहीं है, ये हमको चेक कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चेक करने दो बेटा, हम लोग तो खड़े उतरने वाले हैं। क्यों? ये x एक्सिस है और ये बेटा y एक्सिस है, ठीक है। ये ओरिजिन है O, और कहता है x इक्वल टू 0। देखना बेटा, x इक्वल टू 0, जैसे मान लो x इक्वल टू 2 होता तो 1 यूनिट 2 यूनिट, ऐसे हम एक y के पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते। लेकिन x इक्वल टू 0 का है, तो जो ये लाइन है बाबू, कौन सी लाइन? जो हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस पे आप चेक कर लो, कहीं भी हमारा x इक्वल टू 0 ही आएगा। तो यही लाइन हमारी x इक्वल टू 0 है, ये ध्यान रखना बेटा। क्या? जो हमारी y एक्सिस है वही x इक्वल टू 0 है, और जो x एक्सिस है वहां y इक्वल टू 0 है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0। तो चलो एक तो पॉइंट ये हो गया, एक लाइन ये हो गई, और दूसरी लाइन क्या कर रहा है? y इक्वल टू -3। तो 1 2 3 3 यूनिट आएंगे बेटा। ये लाइन क्या बताती है बेटा? y इक्वल टू -3। अब देखो, जो ये पॉइंट है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बताता है? 0, -3। तो क्या हो गया? ये जो इन दोनों का सॉल्यूशंस है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होता है? जब सॉल्यूशन आवे, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफिनिट मिनी सॉल्यूशन हो, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या ओवरलैप कर जाए, तो ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। तो क्या लिख रहे हैं? इट इज क्लियर बाय अबव ग्राफ, इट इज क्लियर बाय अबव ग्राफ that required, sorry, given, क्या बेटा? given lines
आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट है। एंड intersecting point is कितना बेटा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0, -3। बस इतनी सी बात है। कितनी सी बात है? इतनी सी बात है। तो यहाँ ए एन एस अलग कलर से लिखते हैं ना, तो लिख लो बेटा ए एन एस। हो सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो, ठीक है? तो कितने भी मार्क्स के हो हमको आना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब अगला क्वेश्चन क्या होता है? 8 है। ये थोड़ा सा इक्वेशन बनाने वाला है बेटा, थोड़ा सा हम लोग समझ के करेंगे। अब थोड़ा सा संभल के करना है। आंसर 8 क्या होता है? आंसर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस between two numbers is 2। between two numbers होना चाहिए बेटा, between two numbers। कहता है हाफ ऑफ द डिफरेंस between two number is 2। the sum of the greater and twice the smaller is 13। ठीक है? तो चेक कर लें क्या बेटा? हाँ यही कह रहा है। कह रहा है कि जो 2 नंबर हैं उनका डिफरेंस ये है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है? तो बात समझता है कि 2 नंबर हैं, उनका जो हाफ है, उनका जो डिफरेंस है उसका हाफ ऑफ द डिफरेंस। बात पकड़ना बेटा, क्या कर रहा है? हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। तो हम 2 नंबर को पूछ रहा है, ना फाइंड द नंबर। तो अब क्या लिखेंगे? लेट, अब जो डिफरेंस की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? डिफरेंस की बात। तो एक नंबर को हम बड़ा मानेंगे, एक को छोटा। यहां सेंटेंस में दिया भी है, क्या कहता है? द सम ऑफ द ग्रेटर और स्मॉलर की बात हमको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है? तो हम क्या लिखें? लेट, क्या लिखें बेटा? लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स and smaller number be y। therefore according to question, अब देखो ये according to फर्स्ट कंडीशन लिख दो बेटा। फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो गया? x माइनस वाई, इसका हाफ इज 2 कह रहा है। तो लिख लेते इक्वल टू 2 उधर ट्रांसफर कर दो, और x माइनस वाई, ये जो 2 है अपान में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 4। ठीक बेटा? एक इक्वेशन ये हो गई। फिर कहता है द सम ऑफ द ग्रेटर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कहता है द सम ऑफ द ग्रेटर एंड ट्वाइस द स्मॉलर। ग्रेटर कितना है? x, और ट्वाइस स्मॉलर y, इसका ट्वाइस हो गया 2y, इक्वल टू 13। बस यही इक्वेशन हो गई हमारी। तो क्या करेंगे? देखो यहाँ x है, यहाँ x है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। तो क्या लिखें? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, क्या लिखे बेटा? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 हमने पहले लिख लिया, x प्लस 2y इक्वल टू 30। इसके नीचे लिख लिया x माइनस वाई इक्वल टू 4।
ठीक है, क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहता है कि द सम ऑफ द ग्रेटर एंड स्मॉलर इज 13 एंड द प्राइस ऑफ द स्मॉलर इज 13। तो 13 अच्छा माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो गया कट बेटा, और 2y और y मिलकर के 3y हो गया, और इसको जब माइनस करोगे 13 में से 4 तो 9 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 3 आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो फ्रॉम 1 या लिखो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, समय पे ध्यान देना बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, x यहाँ है ना, x माइनस 3 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 7। तो आंसर क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू 7 आ गया, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3 है। अब ये चेक कर लो बेटा, आपकी कसौटी पे उतरना खरा कि नहीं, कहता डिफरेंस का हाफ, डिफरेंस 7 में से 3 जाएगा 4 आया, उसका हाफ 2 आ रहा है, वेरी गुड। फिर कहता है कि इसका 2 टाइम, स्मॉलर का 2 टाइम इसमें प्लस कर देते तो 13 आ जाता है, तो 2 3 जा 6 और 7 13, वेरी गुड। आपका के जो सॉल्यूशंस हैं, जो आंसर आया है वो गिवन कंडीशन को सिंपली इंप्लाइज करता है बेटा, उसको सेटिस्फाई करता है, आपका जो आंसर है वो जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब आपने जो किया है वो सही किया है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, कौन सा करने जा रहे हैं, 9, ठीक है। कहता है कि इफ we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी में है शायद, ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। तो हम लेट कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, लेट ही करते हैं बेटा, आंसर लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, therefore बस फ्रैक्शन भी लो, therefore फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, बस अब कंडीशन लगाओ, अकॉर्डिंग टू, ब्लिस लिखना था ना, क्या लिखा बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कहता है इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, तो क्या कहता है कि न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दें, if we add 1 the numerator and subtract 1 from the denominator, और जो डिनोमिनेटर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो a fraction reduced to 1, कहता है reduced to 1, ये reduced to 1 मतलब ये 1 बन जाता है, reduce to 1, ये reduce होकर के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, reduce to 1। आप इसको equal to 1 समझ लो बेटा, लैंग्वेज को भी थोड़ा बहुत दिमाग में बिठाते चलो। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका मतलब समझ लो कि equal to 1 है, reduce to 1 का मतलब equal to 1, आप ऐसे मेमोराइज कर लो। तो कहता है कि न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दिया, हमने कर दिया x प्लस 1, कहता है ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दिया, तो हमने कर दिया y माइनस 1, तो कहता है ये रिड्यूस टू 1, तो हमने कहा वेरी गुड, ले लो इक्वल टू 1, बस इतनी सी बात है, क्या किया, क्लास मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, r x प्लस 1 अपॉन y x प्लस 1
क्या बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 या x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। इधर ट्रांसफर कर लो बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2। तो एक तो कंडीशन ये आ गई बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। फिर क्या कहता है, कहता है इट becomes, ये बन जाता है 1/2 if we only add 1 to the denominator। सेकंड कंडीशन लगा दो बेटा, सेकंड कंडीशन कहता है कि यदि हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर हमारा y था, इसमें 1 ऐड कर दें तो ये बन जाता है कितना, 1/2। बस यही कह रहा है। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, हैं तो हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, y इधर ट्रांसफर कर लो, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। बस ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। क्या हो रहा है? तो अब क्या करें, इसमें हम यहां भी y है, यहां भी y है, तो एक y से दूसरे y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हम क्या लिखें, सब्ट्रैक्टिंग किस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, हैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 को पहले लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और यहाँ क्या बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये y कट गया, यहाँ बेटा 2x में से एक x चला जाएगा, x बचा, यहाँ इक्वल टू 3। वेरी गुड, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है, एक ये आ गया बेटा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसमें कहाँ रख दो, कहीं रख दो, इसी में रख देते हैं, इक्वेशन 5। तो x 3 है बेटा, 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, तो y इक्वल टू जाएगा 5। वेरी गुड, तो x इक्वल टू 5 आ गया, सॉरी x इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 5 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर, ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, यहाँ ये रख कर है, बेटा ये हो जाएगा, देयरफॉर क्या होगा बेटा, देयरफॉर क्या पूछ रहा है, देयरफॉर या 10 या हेंस द फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5। 3 आया था ना बेटा, 3/5। देयरफॉर द फ्रैक्शन इक्वल टू कितना बेटा, x/y यानी 3/5। बस यही आपका आंसर आ गया। आपको चेक करना होगा, आप चेक भी कर सकते हो। क्या कहता है कि इफ द एड 1, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे ना बेटा, क्या ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 4/4 कितना हो जाएगा, 1 है, रिड्यूस टू 1। दूसरी कंडीशन पे चेक कर लो, कहता है कि केवल इसमें प्लस कर दें तो 5 और 6 होता है, तो 3/6 1/2। इसका मतलब ये जो हमारे आंसर है वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब हम लोगों ने जो वर्किंग की है वो वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो। अब देखो ये चॉइस था बेटा, 9 में चॉइस है, जो कब आया बेटा, 2023 में आया है। इसमें चॉइस है, चाहे हम ये पार्ट करें चाहे ये पार्ट करें। अब देखो चॉइस कैसे देता है, चैप्टर नहीं चॉइस देता है, आप चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है,
हो सकता है इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको आसान लगे या इस पैटर्न का क्वेश्चन आसान लगे, तो आप ये कर सकते या ये कर सकते, लेकिन इस चैप्टर के ही दोनों क्वेश्चन है, चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए बेटा, ठीक है। ठीक है, बी पार्ट कर लेते हैं इसका आंसर 9 बी पार्ट। क्या कहता है, फाइंड व्हिच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब आते हैं, फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइनें पैरेलल होती हैं। क्या होता है बेटा, A1 अपान A2 इक्वल हो जाए B1 अपान B2 के, ये ना बेटा, और नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 के, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस है, इनके कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है बेटा। तो अब इसमें देखते क्या है बेटा, गिवन है 3x प्लस y इक्वल टू 1 और 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। और चलो ठीक है बेटा, सी की जगह हमारा माइनस 1 हो गया, हमको याद रखना है। फिर एंड क्या बेटा, एंड और क्या रखा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई प्लस ये पूरा माइनस में आ जाएगा सर, 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब कहता है कि नो सॉल्यूशन, के की वह वैल्यू बताओ जिसमें नो सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, फॉर नो सॉल्यूशन in above two lines for no solution, क्या कितना मिलेगा, इसका कोएफिशिएंट x का 3 है, इसका 2k माइनस 1 है, 3 अपान 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान यहां क्या है k माइनस 1, एंड नॉट इक्वल टू यहां क्या होगा -1 अपान माइनस 2k प्लस 1। बस इतनी सी बात है बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कोई बात नहीं। तो पहले हम फ्रॉम एबव लिख करके इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम एबव 3 अपान 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, है तो 2k माइनस 1 क्या बेटा, 2k और 2k माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई हुआ ना, और 3 का यहां हो जाएगा इक्वल टू 3k माइनस 3। क्या सही चलाना था, इस पार्ट को हमने पकड़ लिया, ठीक है। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3k माइनस 3 हो गया, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2k माइनस 1 हो गया। तो क्या करें, अब 3k इधर ले आते हैं, 2k माइनस 3k इक्वल टू माइनस 3, और माइनस 1 उधर जाएगा, माइनस 1 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, प्लस 1। तो 2k में से 3k चला जाएगा तो माइनस k बचेगा, यहां बचेगा -2, तो k इक्वल टू 2। तो एक तो आंसर ये आ गया कि k
इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, एक आंसर आ गया। एंड इसको भी कर लेते हैं बेटा, एंड 1 अपान के माइनस 1 नॉट इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस है बेटा, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 1 अपान 2k प्लस 1। अब देखो 1 अपान दिस नॉट इक्वल टू 1 अपान दिस, देयरफॉर ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है। अब दोनों तरफ हम क्या करें, माइनस के प्लस कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, अनइक्वलिटी में के है, के माइनस 1 है, यहाँ माइनस के ऐड कर दिया, नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस के, ठीक है। तो ये के तो कट गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा के यहाँ कट गया ना, तो यहाँ बचा माइनस 1, आर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 2k में से एक के चला जाए, क्या हो रहा है, यहाँ क्या बचा, यहाँ के कट गया, माइनस 1 बचा, यहाँ 2k और में से एक के निकल जाएगा, तो के बचेगा और प्लस 1, ठीक है। अब माइनस 1 दोनों तरफ से कर दो, माइनस 1 नॉट इक्वल टू के प्लस 1 माइनस 1। अब ये माइनस 1 कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा के नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। हम ट्रांसपोज करने के बजाय, ट्रांसपोज में टेक्निकलिटी है, ट्रांसपोज में बेटा टेक्निकलिटी है, आप 11th में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लो कि हमको इस, यदि क्या कर रहे थे, हमको इस के को गायब करना है, तो इस के साथ हमको यहाँ माइनस के डाल देना है। यदि हम LHS में माइनस के डाल दिया है, तो हमको RHS में भी माइनस के डालना पड़ेगा। यहाँ से हमको 1 हटाना था, तो हम इस 1 को इधर ट्रांसफर करने के बजाय ट्रांसफर करते तभी -2 आता, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे, ठीक है। हमने क्या किया, इस 1 को इधर ट्रांसफर करने के बजाय यहाँ -1 डाल दिया, तो ये 1 और ये -1 एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया, के नॉट इक्वल टू -2, तो देयरफॉर के की वैल्यू क्या आ गई, क्या आई थी बेटा, 2 आई थी, कहां आया था, के इक्वल टू 2 एंड के नॉट इक्वल टू -2, बस यही हमारा आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 जो 2023 का था, ऑप्शनल था बेटा, ये बड़े क्वेश्चनों में से रहा होगा। हमने दोनों पार्ट कर लिए, ये नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो बाबू। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 हमने नोट कर रखा है। ये केस स्टडी का क्वेश्चन है बेटा, कब आया था, 23 में आया था, ठीक है। आप 25 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 24 और जस्ट उसके पहले वाला, ठीक है। तो एक केस स्टडी का क्वेश्चन है, और एक बात बता बेटा, केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। वो देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन देखने में डरावने लगते हैं, डरावने तो नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं बेटा, कंसंट्रेशन नहीं है आपके पास एकाग्रता नहीं है, आप मन लगा करके, मन को शांत करके आप पढ़ते नहीं हो, रीड नहीं करते हो, कंसंट्रेशन आपका बढ़िया नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपका बढ़िया हो, इनका बढ़िया ना हो सकता है इनका बढ़िया हो, इनका ना बढ़िया। हम टोटलिटी की बात कर रहे हैं अभी, जो हमारा अनुभव है, जो हमारा एक्सपीरियंस है आपके साथ, वो ये बताता है कि आप कॉन्सेंट्रेट यदि ये कर ले जाओ, तो ये जितने भी मार्क्स का आता है, सारे 4 मार्क्स का केस स्टडी का क्वेश्चन है, तो इसमें पूरे के पूरे आपको मिलने के चांस हैं। कब, जब आपका कंसंट्रेशन बढ़िया हो। क्यों, क्योंकि इसमें होता कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो आदमी डर जाता है, कौन पढ़े, थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा छोड़ देता है, फिर आगे पढ़ लेता है, तो जो छोड़ देता है उसी में हो सकता है काम की चीज हो, जो ये क्वेश्चन हमको गिवन है उसको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करे, तो हमको छोड़ना नहीं है, और क्या करना है, कंसंट्रेट होकर के, एकाग्रता से, विद कंसंट्रेशन हमको इसको रीड करना है। चलो करते हैं बेटा। हमारा कंसंट्रेशन जो कितना है, बनता है कि नहीं बनता है, कि हम केवल आप ही को कह रहे हैं,
हमारा भी गड़बड़ है, चलो हम लोग मिलके करते हैं, एक की बात नहीं, हम और आप मिलके करते हैं बेटा। इसको क्या कहता है कि दो स्कूल हैं P और Q, डिसाइड टू अवार्ड, क्या होता है, टू अवार्ड प्राइजेस टू देयर स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को प्राइज देने की बात प्लान कर रहे हैं। एक स्कूल P है, एक स्कूल Q है, कोई भी स्कूल हो सकते हैं, एक स्कूल आपका हो सकता है, एक स्कूल आपका हो सकता है, एक LPS हो सकता है, DPS हो सकता है, या एक CMS हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, टू स्कूल्स P and Q डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइजेस टू देयर स्टूडेंट्स फॉर द गेम्स ऑफ हॉकी। कहता है हॉकी के लिए, शब्दों को पकड़ना बेटा, वर्ड को पकड़ना, देयर स्टूडेंट्स फॉर 2 गेम्स ऑफ हॉकी रुपीज पर स्टूडेंट, एक बच्चे को X रुपए देना चाहता है हॉकी के लिए, क्या बेटा, पर स्टूडेंट, पर 1 स्टूडेंट के लिए X रुपीज एक्सपेंड करना चाहता है कौन, स्कूल P और Q, दोनों की बात हो रही। एंड क्रिकेट के लिए क्या करना बेटा, Y रुपीज देना चाहता है पर स्टूडेंट, स्कूल P डिसाइडेड टू अवार्ड अ टोटल ऑफ रुपीज 9,500, ठीक है। अब देखो 9,500 बांटना है कितने बच्चों को, रुपये 9,500 बांटना है, जिसमें पर स्टूडेंट X रुपीज देना है, किसके लिए, क्रिकेट के लिए, और Y देना है पर स्टूडेंट, किसके लिए बेटा, हॉकी के लिए X देना था, और किसके लिए, क्रिकेट के लिए Y देना था, ठीक है। क्या बेटा, फॉर द 2 गेम्स 5 and 4 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट, यहां सेंटेंस कंप्लीट हुआ, यहां तक पढ़ना है, देखो बात समझो, 9,500 बांटना है कितने बच्चों में, 5 स्टूडेंट। देखो यहां रिस्पेक्टली दे रखा है बेटा, रिस्पेक्टली मतलब हॉकी पहले आएगा बेटा, हॉकी के जो स्टूडेंट है वो 5 है और क्रिकेट के स्टूडेंट 4 है। ये जो रिस्पेक्टली वर्ड है ये बड़ा काम का है बेटा, रिस्पेक्टली क्रम से, जो पहले कहा गया वो 5 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, जो बाद में कहे गए वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है। रिस्पेक्टली पहले किसको कहा गया है, पहले कहा गया हॉकी को, तो हॉकी के स्टूडेंट कितने हैं, 5, और क्रिकेट के स्टूडेंट हैं 4, और हॉकी के स्टूडेंट को X रुपीज देते हैं पर स्टूडेंट। बात पकड़ना, अब यहां से बात पकड़ना है, 5 स्टूडेंट हैं हॉकी के, और एक स्टूडेंट जो हॉकी का है उसको X रुपए देना है, तो जो 5 स्टूडेंट हैं उनको कितना देना पड़ेगा, 5 into X। तो हॉकी के लिए स्कूल P को कितना पैसा देना पड़ेगा, X रुपीज पर स्टूडेंट, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है तो 5X देना पड़ेगा। सिमिलरली क्या बेटा, क्रिकेट के लिए स्कूल P को देना पड़ेगा, पर स्टूडेंट Y देना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, तो ये 4Y देना पड़ेगा। अब टोटल कितना पैसा बांटना है, इतना, इसका मतलब ये हुआ कि 5X, क्यों, क्या बेटा, जो हॉकी है हॉकी पे पैसा कितना बटेगा, 5X रुपीज, कितना, 5X, क्यों, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5 और पर स्टूडेंट देना X, तो कितना बटेगा बेटा, 5X। और जो हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट पे 4 बच्चे हैं और हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को Y रुपीज देना है, तो टोटल कितना देना पड़ेगा, 4Y। तो टोटल कितना देना है, 5X and 4Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको बांटना है टोटल इतना, इट्स मींस 5X plus 4Y equal to this। बस इसी को कहता है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन अलजेब्रिकली, X और Y में एक्सप्रेस करना है, तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 5X plus 4Y equal to इतना। क्यों, एक बच्चे को, किसको बेटा, एक बच्चे को X रुपए देना है, और स्कूल P के पास कितने बच्चे हैं, 5, तो 5X रुपीज हो गया, किसके लिए, हॉकी के लिए। और क्रिकेट के लिए एक बच्चे को Y रुपीज देना है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, तो टोटल हो जाएगा 4Y, तो 5X plus 4Y इक्वल टू इतना हो जाएगा बेटा। तो क्या करना है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन अलजेब्रिकली, एक नंबर का होगा, तो इसमें और सबको दिया ही है, लेट करना इसमें है ही नहीं, तो हम क्या लिखे, बस सीधे सीधे लिख सकते देते हैं, फॉर स्कूल P, क्या लिखे बेटा,
फॉर स्कूल पी, कितना बेटा, या अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन लिख लो, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। देखो जनरली हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखते हैं, लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन वर्ड का यूज आ रहा है कि अबव इंफॉर्मेशन, तो हमें अबव इंफॉर्मेशन कह रहा है ना, तो इंफॉर्मेशन वर्ड हमने यहाँ डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन या गिवन इंफॉर्मेशन, और बढ़िया बना दो गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा 5x, 5 से 4 बच्चे हैं बेटा, 5 स्टूडेंट है, किसके लिए, हॉकी के लिए, और हॉकी को देना x रुपीज पर स्टूडेंट, तो 5x प्लस 4y इक्वल टू कितना पैसा बांटना है स्कूल पी को, 9500। यही है ना बेटा, वेरी गुड, यही आपकी पहली क्वेश्चन आ गई। और हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा, अभी फर्स्ट पार्ट, फॉर स्कूल क्यू इसके कितने बचे हैं, 4 और 3, पैसा कितना बांटना है, इतना, तो 4x कितना होगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 7370। वेरी गुड, ये हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया, जो ये है ना, यही ये x और y में आपने प्रेजेंट कर दिया। क्यों, किसमें प्रेजेंट किया, x y में, यही कह रहा है कि एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करो, ये इंफॉर्मेशन है, तो हमने कर दिया भैया। ठीक है, क्या कहा कि 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y इक्वल टू दिस, सिमिलरली 4x प्लस 3y इक्वल टू दिस। ये हो गया बेटा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी। अब हॉकी की प्राइस अमाउंट क्या है, y, इसका मतलब y सॉल्व करना है, y की वैल्यू पता करनी है, तो कैसे करें, क्या बेटा, y पता करना है, इसका मतलब x को एलिमिनेट कर देना, तो क्या लिखें, मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट and 5 in equation second and subtract from 1 to second, ऐसे लिख लेना बेटा। क्या लिखें, मल्टीप्लाइंग in equation first by 4 and in equation second by 5 and subtracting, तो चलो and subtracting and subtracting। ठीक है, बढ़िया राइटिंग में लिखना, ताकि एग्जाम्पल को समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। तो 4 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 20x प्लस 16y इक्वल टू 4 0 0 4 0 0 4 5 से 20 4 9 36 2 38 38, ये हो गया। ऐसे 5 से करोगे तो 20x और 5 से करना बेटा प्लस 15y इक्वल टू 7370 है बेटा, 7370। किससे करना है, 5 से, तो 5 0 0 5 से 5 से 5 हाथ है 3 5 से 15 3 18 के 8 हाथ है 1 5 से 5 से 6 36। चेक कर लो बेटा, 5 0 0 5 से 5 से 5 हाथ है 3 5 से 15 3 18 के 8 हाथ है 1 5 से 5 से 36। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, ये हो गया -1, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल हो गया था, ये y आ गया, 10 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ हो गया 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 9 में से 8 गया 1, ठीक है, यहाँ हो गया 9 ना, तो यहाँ 7 7 में से 6 गया 1,
1150 रुपीज आया बेटा। क्या आया? 1150 रुपीज। तो ये कॉन्सेप्ट ये आ गया आपका है। कितना आ गया बेटा? 1000। यही हमारा आंसर हो गया। क्या बेटा? 1150 रुपए। ठीक है। प्राइज अमाउंट फॉर द गेम। आप नहीं क्या था? व्हाट इज द प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी? हॉकी पहले ही था ना बेटा? हॉकी, हाँ, एक्स एक्स निकालना था, उल्टा हो गया। क्या है? What is the prize amount for hockey? Decided to award prizes to their students for 2 games hockey. X निकालना था, उल्टा हो गया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ये जो है x निकालना था, हमने x को एलिमिनेट कर दिया। तो खैर बाद में इसका यूज आएगा, हम देख रहे हैं। तो अब y की वैल्यू कहीं रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो दोनों आंसर आ जाएंगे। तो एक तो ये हो गया, और फिर ये इक्वेशन है ना, तो बता भी नहीं सकते। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। क्या होता है? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होता है? 5x। तो 5x प्लस 4y, 4 इंटू 1150 इक्वल टू 9500। ठीक है, तो 5x है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 9500 है। ये 4 को मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं, तो 4 0 0, 4 5 से 20, हाँ, यहाँ था 2, 4 4 4 6 और 4 4। ये आएगा बेटा 4 0 0, 4 5 से 20, 4 2, 5 है 2, 4 4 2 6 4 5। ठीक है, 9500 और 9500 माइनस 4600 कितना आ जाएगा? क्या वहां थोड़ा सा स्पेस माइनस करना है, तो आप रफ पे समझ लेना बेटा। इसको समझ कैसे? 10 में से 5 गया, सॉरी 0 में से 0 जाएगा 0, फिर 0 में से 0 जाएगा 0, और यहाँ बचा 5, 15, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया 4। क्यों? यही आएगा ना? ठीक है, 46 9 55, 0 0 9 6 15 5 आता है 4 4 8 9। ठीक है, आप x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड कर दोगे तो जाएगा 5 1 5 5 9 45, 4 बचा, 5 और 40, 980 रुपए। x की वैल्यू क्या आ गई? 980 रुपीज। ये आंसर आ गया है। काहे का आंसर आया है कि व्हाट इज द प्रेजेंट अमाउंट फॉर हॉकी? हॉकी के लिए x था, तो ये हॉकी का प्राइस आ गया इतना। ठीक है, क्या बेटा? ये हो गया ना भाई। अब देखो, ये भी आपको चेक करना है कि हमने, अब आप एग्जाम में बैठे हो, हमारे पास तो भी व्यवस्था है, हम लोग के पास, हम लोग बाहर हैं, हम चेक कर सकते हैं आंसर हम लोग का सही आया है कि गलत आया है। x रुपए है ना, इसके लिए, किसके लिए? क्या बेटा? पहले है हॉकी, और क्रिकेट के लिए y रुपीज है, तो 980 एंड 1150 आ गया। किसके लिए बेटा? y किसके लिए है? क्रिकेट के लिए। ये क्रिकेट के लिए आ गया। अब हम यदि इसको चेक करना चाहते तो चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने का तरीका हम यहाँ करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। इंफॉर्मेशन तो हमारे पास आ ही गई है। देखो, ये वैल्यू हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही? ठीक है, ठीक है, तो कैसे चेक करें बेटा? 5 किसमें रखोगे? इसमें रख देते हैं। 4 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 980 है, और प्लस 3 है, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 1550 1150। गलत क्यों बोल रहे हैं हम? 1150।
साल पर बेटा 4 जून 0 4 8 25 2 हाथ है 3 4 9 36 और 3 39 ना 3920 4 जून 0 4 8 25 2 हाथ है 3 4 9 36 3 39 प्लस ये 0 3 15 3 0 4 9 13 7,370 ही बांट रहा था ना बेटा 7,370 वेरी गुड। इसका मतलब आपने जो भी वर्किंग की है वो बहुत सुंदर वर्किंग की है, तो आपका ये आंसर आ गया। अब देखो हमने दोनों के क्लिक कर लिए, प्राइज अमाउंट ऑन व्हिच गेम इज मोर एंड हाउ मच, तो कौन सा ज्यादा है बेटा, ये ज्यादा है। वाई किसके लिए था, वाई किसके लिए था बेटा, वाई था किसके लिए था, वाई वाई किसके लिए था, वाई क्रिकेट के लिए था और हॉकी के लिए था है? तो देख लेते हैं। क्रिकेट के लिए वाई था, ठीक है। डिसाइडेड अवार्ड प्राइज टू देयर स्टूडेंट फॉर 2 गेम ऑफ हॉकी एक्स, हॉकी के लिए एक्स था और क्रिकेट के लिए वाई था, ठीक है। हमसे जानना क्या चाह रहा था, तो व्हाट इज द प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी, हॉकी यानी एक्स जानना चाह रहा था, तो एक्स हम बता दिए। फिर कह रहा है कि सेकंड पार्ट इसका ऑप्शनल है, कहता है प्राइज अमाउंट ऑन व्हिच गेम इज मोर, तो किसका ज्यादा है, एक्स ज्यादा कि वाई ज्यादा, वाई ज्यादा है, वाई किसके लिए है, क्रिकेट के लिए। तो थर्ड फ्रॉम अबव दैट above it is clear that किसका अमाउंट बेटा, और इट इज क्लियर दैट किसका ज्यादा है, वाई ज्यादा है ना बेटा, वाई किसके लिए था, क्रिकेट अमाउंट फॉर क्रिकेट गेम इज ग्रेटर, ग्रेटर। एक तो आंसर ये हो गया, ठीक है। कितना कहता है कि किसका ज्यादा है, तो हमने बता दिया कि किसके लिए ज्यादा है बेटा, क्रिकेट के लिए ज्यादा है, एक तो आंसर ये हो गया। और हाउ मच के लिए क्या करेंगे, कितना, बाई कितना ज्यादा है, 1150 माइनस 980 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 और 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचा 10 10 में से 9 हो गया 1, 170 रुपीज। एक आंसर ये हो गया। कौन सा ज्यादा था बेटा, क्रिकेट गेम के लिए ज्यादा था, और कितना ज्यादा था, 170 रुपीज। वेरी गुड, आपका ये हो गया। कौन से हो गए, दोनों पार्ट हो गए, सेकंड के ए और बी जो करना था या उसका जो चॉइस था वो भी हो गया। फिर क्या कहता है, थर्ड पार्ट और कर लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, ये हो गया बेटा, वीडियो पॉज करके नोट करते रहना बेटा, बड़े क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट कहता है कि व्हाट विल द टोटल अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच गेम। एक्स जो ना क्रिकेट है बेटा, क्रिकेट और हॉकी दोनों के 2-2 बच्चे हैं, तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितना हो जाएगा, थर्ड पार्ट रिक्वायर्ड अमाउंट क्या हो जाएगा, 2 बच्चे हैं ना, तो x जो हमारा था उसके लिए कितना था, 980 रुपीज था। क्रिकेट के लिए भी 2 बच्चे हैं और हॉकी के लिए भी 2 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा
2 into 980 plus 2 into 980 plus 2 into कितना बेटा 1150 ये आएगा। इतना पैसा देना है 980 रुपए देना है दो बच्चों को और 1150 ईच स्टूडेंट के हिसाब से दो स्टूडेंट को देना है। तो टोटल प्राइस अमाउंट कितना हो जाएगा 200 2 16 6 हाथ आएगा 2 9 18 1 17 1760 यहाँ देना पड़ेगा। और इसके साथ 2 0 2 5 10 2 1 2 1 3 और 2 1 2 2300 यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है क्यों ये गलत हो गया ना 2 0 2 16 6 हाथ आए 2 9 18 19 क्यों देखे रहना बेटा। बाई चांस है हमारा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई और आपने बात पकड़ लिया तो आप कैलकुलेशन सही कर लेना और हमको कमेंट में लिख देना ताकि हमारी आगे गलतियां ना हो। ठीक है कंसंट्रेशन की बात है कभी कभी छूट भी सकता है कोई बात नहीं। हमारे पढ़ाने का तरीका यदि आपको समझ में आए तो भी बेटा कमेंट में जरूर लिखना। ये कुछ कमी हो तब भी बताने बेटा कमेंट आप पढ़ते हो तो अच्छा लगता है पता चलता है कि हम हमारे आपके बीच में ट्यूनिंग सेट हो रही है कि नहीं सेट हो रही है। ठीक है ना तो ये हो गया। ठीक है अब प्लस कर लो 0 6 और 0 6 और 9 और 3 हाथ है 1 1 2 और 2 4 4260 कितना बेटा 4260। इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। वेरी गुड आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है तो इस तरीके से इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। हमारा क्या बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हमने सॉल्व किए हैं और हम 25 पे बैठेंगे। 24 में जो भी क्वेश्चंस आए थे जो 23 में आए थे उन्हें कर लिया है बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस बेटा इतना ही। यदि आप हमारे साथ हैं हमको देखा है समझा है और हमारे साथ किया है और आपको यदि अच्छा लग रहा हो ठीक है तो आप चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक बेटा धन्यवाद।